अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी परछाई का आखिरी हिस्सा। अफजाल साहब और उसकी बेटी फौजिया के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। दूसरे दिन फिर कार लेकर निकल आया और अफजाल साहब के घर की तरफ चल पड़ा। फौजिया मुझे देखकर खुशी से खिल उठी। ओह आइए, मैं आज तन्हा हूँ, वो खुशी से बोली। तन्हा क्यों? अफजाल साहब तो गुजरांवाला गए हैं। कब गए? सुबह ही सुबह, शायद कल वापस आएंगे। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। और फौजिया कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस खादिम हो तुम लोगों का। क्या बात है, बहुत इनकसारी का काम ले रहे हो? फौजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं फौजिया, मैंने गलत नहीं कहा, मैं तो वाकई आपका खादिम हूँ। आपने और अफजाल ने मुझ पर बहुत मेहनत की, वरना मैं क्या था, मैं तो एक देहाती था। आपने एक गाँव के आदमी को ज़मीन से उठवाकर आसमान पर बिठा दिया। जनाब खादिम साहब, अब तो आप अर्श पर पाँव लटकाए बैठे हैं, अब तो ऐसी बातें ना करें। क्यों फौजिया, क्या मैं अपनी हैसियत भूल जाऊं? अरे क्या भाई फजूल बातें कर रहे हैं आप? ये बात मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि आप इस वक्त लाहौर के बहुत बड़े रईसों में से हैं? इसलिए कि मैं वो नहीं हूँ। फौजिया, तुम समझने की बात करो, मैं वो हारून नहीं हूँ। हारून प्लीज़। नहीं फौजिया, कभी कभी तो मुझे मेरी असलियत बख्श दिया करो, कभी कभी तो मुझे सरदार कहकर पुकारा करो। मैंने जज्बाती कहा और वो ताज्जुब से मुझे देखने लगी। हारून क्यों, आखिर क्या हो गया? क्या बात है कि आज तुम बहुत अजीब सी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना फौजिया, मैं किराए का हारून हूँ और अपनी असलियत इंसान को तमाम चीज़ों से प्यारी होती है। अपनी असलियत हर इंसान कभी नहीं भूल पाता। मसूद साहब इतने नेक दिल और मोहब्बत वाले इंसान हैं कि उन्हें धोखा देते डर लगता है। मेरा भी कोई है फौजिया, और मैं उन्हें चाहता हूँ। मेरे माँ बाप और भाई बहनें मेरा सरमाया है। जब मैं कभी तसव्वुर करता हूँ कि उनकी औलाद उनके दिए हुए नाम से मंसूब नहीं रह सकती तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये ज़िंदगी बेशक बहुत हसीन है, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप बहन भाई शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सरदार? एक मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर जाओ, इन छोटे छोटे हंगामों से निपट लो, इसके बाद तुम्हें कौन रोकेगा? तुम्हें मकसद तो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक तुम्हारी ये सारी परेशानियाँ दूर ना हो जाएं। फौजिया, खलूस दिल से बात कह रही हो? हाँ क्यों नहीं, मैंने सवाल किया और फौजिया चौंक कर मुझे देखने लगी। फौजिया, मैं अपने घर से निकला था अपनी बहनों के लिए खुशियां तलाश करने, उनकी शादी करने के लिए दौलत कमाने। कराची पहुंचा तो वहां परेशानियों ने मेरा इस्तकबाल किया और ना चाहते हुए एक ऐसी जगह जहां फंसा जो जराइम पेशा लोगों की दुनिया थी। अगर मुजरमाना कार्रवाइयों को जहन कबूल करता तो रमज़ान को ना छोड़ता, मामूली सी बात थी। लेकिन जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि वो शराब कशीद करता है और उसे फ़रोख्त करता है और मैं भी उसका आलाकार हूँ, तो मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया और मैंने नफ़रत भरे अंदाज में रमज़ान के बारे में सोचा। फौजिया, मैं जुर्म की दुनिया का इंसान नहीं हूँ, बस एक गरीब देहाती मामूली से कामों में ऐसे ही खुश रह सकता है। तुमने जो मुझे बख्शा उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसे मैं आगे मुसलसल नहीं चला सकूँगा। फौजिया पूछने लगी, क्या तुम्हें कोई जहनी सदमा पहुँचा है? मैंने कहा, एक बात का जवाब दो, पूछो। मैं तुम्हारे सच और झूठ को परखना चाहता हूँ। क्या इतने अरसे में मेरी और तुम्हारी मुलाकातों में अभी तक वो रब्त पैदा नहीं हो सका जो इंसान को एक दूसरे के करीब कर दे, जो मसलहत का हर लिबास उतार कर फेंक दे? बताओ फौजिया, हमारे दरमियान ये राब्ता क्यों नहीं पैदा हो सका? सरदार अली, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? फौजिया, तुमने ढके छुपे अल्फाज में मुझसे चाहत का इजहार किया। ये इजहार भी इस तरह मसनूई है जिस तरह मैं हारून हूँ। मैंने सवाल किया और उसकी आंखों में कर्ब नजर आने लगा। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। मेरी बात का जवाब दो फौजिया, मुझ पर यकीन करोगे सरदार अली? हाँ फौजिया, मैं यकीन करूँगा, वादा करता हूँ। तो सरदार अली, मैं तुम्हें खलूस दिल से चाहने लगी हूँ। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अलग होने का सोच भी नहीं सकती। एक बात का जवाब दो फौजिया, पूछो, क्या मैं सारी ज़िंदगी हारून रहूँगा? इसमें हर्ज क्या है? तुम खुद जवाब दो, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी कैसे भूल जाऊँ? सरदार अली, मुमकिन है, देखो मैं भी तो इसी कर्ब का शिकार हूँ। यहाँ हर शख्स मसनूई है सरदार अली। यहाँ हर शख्स ना सिर्फ दूसरों को बल्कि अपनी ज़ात को भी फरेब देता है। जिंदगी इसी डगर पर चल रही है। तुम किस फरेब का शिकार हो? सारे शीशे एकदम तोड़ दोगे सरदार अली, कुछ तो रहने दो, जज्बाती होकर फौजिया ने कहा। मैंने फिर पूछा, फौजिया बताओ तुम किस कर्ब का शिकार हो? मैं फौजिया नहीं हूँ सरदार अली, मैं भी अपनी असलियत खो चुकी हूँ। फौजिया ने गहरी सांस लेकर कहा। मैंने हैरत से कहा, तुम फौजिया नहीं हो? हाँ, तो फिर तुम कौन हो? मैं नजमा हूँ, सिर्फ नजमा। तो मैंने पूछा, फौजिया क्यों बन गई?
हालात के भंवर में फंस कर। क्या मतलब? सरदार अली उठो, आज अफजाल घर पर नहीं, इसलिए इन सारी बंदिशों को चंद लम्हों के लिए तोड़ दें। आओ मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ आई और कार में आ बैठी। चलो, मैंने कहा, मकान यूं ही छोड़ दोगी? अरे दुनिया छोड़ रही हूँ, इस मकान का क्या है? फौजिया कर्ब से बोली। खुदा के वास्ते जल्दी चलो। और मैंने कार स्टार्ट कर दी। फौजिया मुझे रास्ते बताती रही और थोड़ी देर बाद हम एक हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। फौजिया उतरकर मेरे साथ चल पड़ी और फिर अस्पताल के खास कमरे में दाखिल हो गई। एक बिस्तर पर एक बुजुर्ग दराज थे और उनके पास फल रखे थे। एक नर्स उनकी खिदमत कर रही थी। उसने मुस्कुराकर फौजिया को देखा और बाहर निकल गई। नजमा बेटी, आज तुम आ गई, खिलाफे तवक्को आई हो। हाँ अब्बा जी, सरदार अली को आपसे मिलाने लाई थी। सरदार अली ये मेरे अब्बा मियाँ हैं, ये मेरे वालिद हैं। 5 साल से टीबी के मरीज़ हैं, आखिरी स्टेज पर पहुंच गए, लेकिन अफजाल साहब ने हमारी मदद की। आज मेरे अब्बा मियाँ ठीक हैं और बहुत थोड़े से वक्त के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टरों का ख्याल है कि वो अब तंदुरुस्त हैं। हाँ बेटा, ये कुदरत के अनोखे खेल हैं। ये ज़िंदगी छीन लेती है, यही ज़िंदगी बख्श देती है, बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा। मैंने पूछा, बुजुर्ग मोहतरम, आप कब से बीमार हैं? बेटे, तकरीबन 6 साल से। मजदूर आदमी था, शदीद मेहनत करके बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इंसान की ख्वाहिशें कब पूरी होती हैं? मुझे शदीद मेहनत ने ज़िंदगी छीनने की कोशिश की और टीबी का शिकार हो गया। अब तक जो कुछ मचाया था बीमारी पर लग गया। खैराती अस्पताल पहुंचकर ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों का इंतज़ार करने लगा, लेकिन खुदा ने कुछ ऐसे लोग अच्छे दिए जिनकी वजह से सहारा मिल गया। अब ठीक हूँ और अस्पताल से निकलकर पहला काम यही करूँगा कि अपनी बच्ची को मेहनत मजदूरी की ज़िंदगी से निकालकर उसका घर दूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने एक तवील सांस ली। फौजिया मेरी निगाहों के सामने आ गई। गोया अफजाल साहब उसके वालिद नहीं थे और दादा जान ने जो बात कही थी वो दुरुस्त थी कि अफजाल साहब ने शादी भी नहीं की और वो जराइम पेशा इंसान है। फौजिया थोड़ी देर रुकी और फिर बाहर आ गई। वो खामोश थी। उसने गाड़ी में बैठकर कहा, चलो। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस बार मुझे रास्ते बताते एक मामूली से रिहायशी इलाके में ले गई, जहां एक छोटे से साफ सुथरे मकान में उसने मेरा तारुफ एक बूढ़ी औरत से कराया। एक 12-13 साल की लड़की और 8-9 साल का लड़का भी वहां थे। वो कहने लगी, ये मेरे माँ और बहन भाई हैं। अब से पहले हम बहुत से बोसीदा और गंदे मकान में रहते थे, जहाँ जिंदगी की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मेरे बहन और भाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मेरे माँ बाप सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुजुर्ग औरत ने पूछा, आपके लिए चाय बनाऊं? मैंने कहा, शुक्रिया, ज़रूर बनाइए। क्या ख्याल है नजमा, चलें? चाय पीने के बाद मैंने कहा, हाँ चलो, बहुत देर हो चुकी। और फिर हम उस बुजुर्ग औरत से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल आए। वापस आकर हम ड्राइंग रूम में बैठे तो वो कहने लगी, सरदार अली, तुम मेरी हकीकत जान चुके हो, मगर फौजिया, इसके बाद के वाक़यात से भी मैं आगाह होना चाहता हूँ। ज़रूर, जब तक मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो अब आगे भी नहीं छुपाऊंगी। तुमने मुझसे एक बात कही थी ना सरदार अली? क्या? यही कि क्या मैं तुम्हें खलूसे दिल से चाहती हूँ। बस मेरे पास इतना ही सबूत है। खुदा के वास्ते इससे ज़्यादा मुझे बेहैसियत लड़की से कोई और सबूत मत मांगना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। फौजिया, मुझे तुम्हारे ऊपर एतमाद है। नहीं, तुम मुझे नजमा ही करो, मेरा हक बनता है, उसने रोते हुए कहा और मैं उसके नज़दीक पहुँच गया। उसके आंसू खुश किए और उसकी निगाहें झुक गईं। बताओ सरदार अली, मेरी मोहब्बत पर यकीन आया? हाँ नजमा, आ गया। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती सरदार अली तो ये सब कुछ ना बताती। वो सिसकते हुए बोली। अच्छा ये बताओ कि ये अफजाल साहब कौन है? एक ख़तरनाक आदमी जिसके साथ दूसरे लोग भी काम करते हैं। मसूद साहब की दौलत पर अफजाल साहब की पहले से निगाह थी। फिर हारून हवाई हादसे में हलाक हो गया तो अफजाल साहब के जहन में स्कीम आई, वो कराची चले आए। मैं भी उनके साथ थी। उनका ख्याल था कि प्लास्टिक सर्जरी से किसी माहिर जराइम पेशा शख्स की सूरत बदलवाई जाए और फिर उसे हारून बनाकर पेश किया जाए, लेकिन अचानक तुम नजर आ गए। तुम्हारी सूरत हारून से इस कदर मिलती थी कि सब हैरान रह गए। काफ़ी दिनों तक तो अफजाल साहब इसी खौफ का शिकार रहे कि तुम हारून ही तो नहीं हो। इस बारे में काफ़ी मालूमात ली गई, लेकिन जब तुम्हारे वालिदैन और बहन भाई सामने आए तब जाकर अफजाल को सुकून हुआ और उसके बाद वो मुतमईन हुए। मैंने पूछा, मुझे हारून क्यों बनाया गया? अफजाल साहब का दूसरों से नज़रिया मुख्तलिफ नहीं, वो भी मसूद साहब की दौलत हथियाना चाहते हैं। जब जायदाद तुम्हें मिल जाएगी तो अफजाल साहब खुलकर सामने आ जाएंगे। उन्होंने मुझे मुस्तकिल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अफजाल का ख्याल है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी जाए। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें तैयार कर लूँ, मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाऊँ।
अच्छा तो नजमा, मैं तो तुम्हारे जाल में आ गया। नजमा रोते हुए बोली, खुदा की कसम सरदार अली, मैं बेकसूर हूँ। अरे पागल, ये आप बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम मुझे सरदार अली की हैसियत से कबूल करोगी? मैं इतराफ़ करता हूँ नजमा कि मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन नजमा, मैं मसूद साहब की दौलत के लिए सरदार अली को मार नहीं सकता। मैं अपनी ज़ात में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। सरदार, तुम वाकई सरदार हो, लेकिन अफजाल बेहद ख़तरनाक आदमी है। अगर उसे इल्म हो गया तो वो... हाँ नजमा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं वहीं दादा जान को सब कुछ बताऊँगा और उसके बाद हालात जो रुख इख्तियार करें। लेकिन सरदार अली, मेरा ख्याल है कि अभी ये वक्त मुनासिब नहीं। क्यों? हमें इसके लिए किसी मुनज़्ज़म स्कीम के तहत काम करना होगा। मैं खुद भी ऐसी दौलत पर लानत भेजती हूँ, लेकिन अफजाल साहब और उनके लोगों से निपटना खासा मुश्किल काम है। मेरा एक मशवरा है। वो क्या नजमा? अभी कुछ वक्त मसलहत के तहत गुजारो और किसी मौके की तलाश में रहो। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया। ठीक है नजमा, कोई लंबा ही खेल खेलना पड़ेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। जो कुछ करो सोच समझ कर करो। अच्छा नजमा, अब मुझे इजाज़त दो, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर कब आओगे? जल्दी नहीं आऊँगा। जब आऊँगा तो इस तरह कि अफजाल साहब को भी शक न पड़े। मैंने इजाज़त ली और वहाँ से निकल आया, लेकिन जहन था कि बुरी तरह मचल रहा था। कोई तरकीब समझ नहीं आ रही थी। कोठी वापस आ गया। मामू तसद्दक की शहजादी भी तशरीफ़ ला चुकी थी। मेरा उनसे तारुफ करवाया गया। तेज़ और चालाक लड़की थी। ताहिरा ने मुझे पहले ही बाखबर कर दिया था। कैसे हैं हारून साहब? जैसा हूँ आपके सामने हूँ। अरे भाई, आपने तो हम सबको रुला दिया था। खुदा ने आपको नई ज़िंदगी दी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा। वो काफ़ी देर इधर उधर की बातें करती रही। फिर उसके बाद मैं उठकर दादा जान के पास आ गया। अफसोस हमारे दरमियान ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। उसने कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर सही, दोबारा अपने अपने जौहर दिखाने का हमें मौका मिलेगा। मैं दादा जान के कमरे की तरफ चल पड़ा। मसूद साहब के कमरे में एक सेहतमंद और रौबदार शख्स बैठा था। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। बहुत गहरे जहन का आदमी मालूम होता था। मुझे देखकर उठ गया। आइए हारून साहब। हारून बेटे, ये जहांगीर है, दादा जान ने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। नई ज़िंदगी पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें हारून साहब। बहुत शुक्रिया। वो कहने लगा, मसूद साहब ने मुझे पूरी तफसील बता दी है। बेशक इस बात की सख्त ज़रूरत है कि आप जायदाद का निज़ाम अपने हाथ में संभाल लें। मैंने कहा जी। मसूद साहब की हिदायत पर मैंने कागजात की तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू कर दी। चंद कागजात पर आपके दस्तखत की ज़रूरत है। जहांगीर साहब ने अपना ब्रीफ केस खोला और चंद कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिए। फिर उन्होंने कलम निकाल कर मेरे हाथ में दिया और उन जगहों की निशानदेही की जहां मुझे दस्तखत करने थे। फिर उन्होंने अपना कलम निकाल कर दिया। मैंने इत्मीनान से हारून के दस्तखत कर दिए। इन दस्तखतों की मुझे काफ़ी मशक कराई गई थी। जहांगीर साहब ने इंतहाई गौर से उन दस्तखतों को देखा, कागजात तह करके फ़ाइल में रखे और फाइल वापस ब्रीफ केस में रख दी। और हारून मियाँ, आपकी जहनी कैफियत कैसी है? ठीक हूँ जहांगीर साहब, बस कुछ खास नहीं। अपनों में आने के बाद इंसान हर तकलीफ से आज़ाद हो जाता है। बेशक, वैसे यूरोप में आपने खासी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। जी हाँ, वक्त जो भी गुजरा बेहतर था, मैंने जवाब दिया। फिर वो कहने लगे, मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे दफ्तर में ज़रूर आइएगा। मुझे कुछ कागजात तैयार करने हैं और आपके साथ कुछ गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा, बेहतर है, मैं हाजिर हो जाऊँगा, लेकिन मुझे आपका दफ्तर मालूम नहीं। अरे भाई फ़िक्र ना करें, मैं एक आदमी भेज दूँगा जो आपको ले जाएगा। मैंने कहा, जी बेहतर। और जहांगीर साहब उठ खड़े हुए। ठीक है मसूद साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी हस्बे मंशा तमाम कागज़ तैयार कर लिए गए और तमाम अमूर मिस्टर हारून को तहवील में दे दिए जाएंगे, और इसके बाद मिस्टर हारून जैसे भी पसंद करें। मैं तो चाहता हूँ जहांगीर कि तुम मुसलसल इनकी मदद करते रहो। तुम्हारे बेहतर मशवरे इनके लिए करामत होंगे। ठीक है, मुझे क्या इतराज़ है, उन्होंने कहा और वो चले गए। उनके जाने के बाद मसूद साहब ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और कहने लगे, बेटा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। कल का दिन मेरी ज़िंदगी में बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में इस दिन से मायूस हो गया था, लेकिन खुदा का एहसान है कि उसने मुझे सब कुछ लौटा दिया। कल के बाद मैं एक जश्न का इंतज़ाम करूंगा, तुम मेरी मदद करना। ठीक है, बेहतर दादा जान। वैसे ही इन लोगों के बारे में तुमने मज़ीद कुछ सोचा बेटा? किन लोगों के बारे में? अरे भाई, जो हमारी ज़ात से मुंसलिक हैं। दादा जान, मेरी ख्वाहिश है कि इनमें से किसी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अलबत्ता जायदाद वगैरह को लोग ये नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसे संभालना मेरा फ़र्ज़ है। बेशक बेशक, क्यों नहीं। ये सब कुछ हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है।
میں نے تمہیں مکمل آزادی دی ہے بیٹا، اور کل ان کاغذات کے مکمل ہوتے ہی میں تمہارے سب کچھ کے وارث ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دادا جان، بہت بہتر۔ پھر دادا جان سے میں نے کہا میں تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اجازت لے کر آ گیا، لیکن میرا ذہن مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ میں مسعود صاحب یعنی اپنے دادا جان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں جہانگیر صاحب کا خیال آیا۔ جہانگیر صاحب جو ابھی اٹھ کر گئے تھے، یعنی وکیل صاحب، یہ میرے کام آ سکتے تھے۔ یہ شخص اپنی کشادہ پیشانی اور صحت مند جسامت کی وجہ سے خاصا ذہین تھا۔ اگر یہ شخص میری مدد پر آمادہ ہو جائے تو میں بہت سے مسئلوں سے نپٹ سکتا ہوں۔ میں نے سوچا دادا جان کو بچانے کے بجائے جہانگیر صاحب کو بتانا ضروری ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مناسب بات ہے کیونکہ دادا جان نے بھی ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گیا۔ مجھے ایک سہارا مل گیا جس کا میں تلاشی میں تھا، اور اس سہارے کے مل جانے کے بعد مجھے سکون محسوس ہوا۔ اس فیصلے پر اٹل ہونے کے بعد میں نکل آیا۔ میں بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر تک شازیہ سے گفتگو رہی۔ وہ اپنا ہی راگ الاپ رہی تھی، یعنی کہ میں اسے چاہتا ہوں، لیکن اب میں اس بات سے احتیاط برت رہا تھا۔ ابھی شازیہ کو مطمئن کر رہا تھا کہ سحر صاحبہ آ گئیں اور انہوں نے اپنے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو آپس میں بری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ دونوں کی نظر مجھ پر تھی۔ دونوں مجھے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اگلے دن جہانگیر صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آدمی بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ آ جائیے۔ کچھ دیر بعد ان کا آدمی آ گیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جہانگیر صاحب نے دفتر میں میرا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور پوچھا کہ میں کیا پیوں گا۔ ابھی ناشتہ کیا ہے جہانگیر صاحب، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تب پھر کام کی گفتگو کی جائے۔ جی ضرور۔ جی ہاں، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے جہانگیر صاحب کے کمرے میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میری پرسنل اسسٹنٹ ہے۔ کیوں؟ میں مکمل تنہائی چاہتا ہوں۔ او ٹھیک ہے، جہانگیر نے کہا اور لڑکی کو باہر بھیج دیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کا کیا خیال ہے ہارون صاحب؟ جائیداد اور کاروبار کے نگران حضرات کاروبار میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جہانگیر صاحب، ایک دفعہ گفتگو کے دوران دادا جان نے کہا تھا کہ آپ ان کے خاندان کے سب سے خیر خواہ ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہارون صاحب، عجیب سا سوال ہے، میں اپنے منہ سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اس خاندان کا پرانا نمک خوار ہوں، اور اگر انسان کے خون میں ذرا بھی شرافت ہو تو اسے نمک خوار ہونا چاہیے۔ اگر یہ خاندان کسی تباہی کا شکار ہونے والا ہو تو آپ کو دکھ ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں بھائی؟ تو جہانگیر صاحب، میں ایک خطرے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر صاحب حیران ہو کر بولے، کیا مطلب؟ جی ہاں جہانگیر صاحب، میں ہارون نہیں ہوں۔ جہانگیر صاحب حیرت سے اپنی کرسی سے اچھل پڑے۔ کیا؟ جی ہاں، میرا نام سردار علی ہے، میں ایک گاؤں کا باشندہ ہوں۔ کراچی میں تھا کہ چند لوگوں کے جال میں پھنس گیا، انہوں نے مجھے ہارون بنا دیا۔ مجھے پوری کتاب سنائی گئی اور پھر مجھے ہارون بننے کی تربیت دی گئی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی اور پھر میں ان کے احسان تلے دب گیا، اور پھر مجھے ہارون بنا کر دادا جان کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن مجھ سے کہا کچھ اور گیا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں پہچانا۔ جہانگیر صاحب میری بات سن کر بولنے لگے، لیکن سردار صاحب، آپ اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ تو آپ کے حسین مستقبل کا سوال ہے، آپ کی تو قسمت سنور جائے گی۔ دادا جان نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ آپ اس خاندان کے خیر خواہ ہیں جہانگیر صاحب۔ میں اسی الفاظ کی روشنی میں آیا ہوں۔ میں تنہا انسان ہوں، مگر اکیلا ان لوگوں سے نہیں نپٹ سکتا۔ خدا کے لیے آپ مجھے ایسا مشورہ نہ دیں۔ لیکن سردار صاحب، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، حرج تو بہت ہے جہانگیر صاحب، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ شاید میری رگوں میں حلال کا خون ہے، مجھ میں ہمدردی کا جذبہ تو ہے، لیکن میں دولت کے لیے مسعود صاحب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن مسعود صاحب سے تو آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ میں ان کے ارمانوں کا خون نہیں کر سکتا۔ ہارون کی زندگی سے انہیں بہت خوشی ہوئی ہے، میں اسے چھین نہیں سکتا۔ تعجب ہے سردار علی، آپ کروڑوں روپے کی جائیداد اور دولت کو ٹھکرا رہے ہیں صرف اپنے ضمیر کی خاطر۔ اگر مجھے ان لوگوں کی نیت معلوم ہوتی تو میں اس کام پر تیار نہ ہوتا، میں نے جہانگیر صاحب سے کہا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے دادا جان سے یہ بات کیوں کہی تھی کہ جائیداد وغیرہ آپ کو سونپ دی جائے؟ میں نے کہا، مجھے اس کی ہدایت افضال صاحب نے کی تھی۔ آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں گے جن لوگوں نے آپ کو اعلی کار بنایا۔ کیا کہا گیا تھا آپ سے سردار علی صاحب؟ مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسے شخص کی مدد کا سوال ہے جو صدمے سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اس لیے میں ان کی مدد پر تیار ہو گیا۔ تعجب ہے، سخت حیرت ہے، کوئی بھی تمیز نہیں کر سکتا کہ آپ ہارون نہیں ہیں، جہانگیر صاحب نے کہا۔ افضال صاحب کا بھی تعلق اس خاندان سے ہے۔
जहांगीर साहब मेरी कहानी सुनकर थोड़ी देर के लिए अजीब सी कैफियत में बैठे रहे। अभी मैं बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा था कि अचानक वकील जहांगीर साहब ने पीछे की तरफ मुंह करके कहा, आ जाइए भाई। यहाँ तो सिचुएशन ही बदल गई और पीछे का दरवाज़ा खोलकर एक नौजवान अंदर दाखिल हो गया। कोट में लिपटा हुआ बेहद स्मार्ट नौजवान, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मुझे चक्कर आ गए। वो 100% मेरा हम शक्ल था। ऐसी अनोखी मुशाबियत कि मैं उसे देखकर दंग रह गया। खादम को हारून कहते हैं, उसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा और मैं खुशी से उछल पड़ा। हारून साहब, आप जिंदा हैं? हाँ भाई, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हुई उस वक़्त सरदार साहब। क्यों? जहांगीर साहब ने पूछा। भाई, हमने तो बड़े प्रोग्राम बनाए थे इनसे निपटने के लिए। हमें क्या मालूम था कि हमारा हम शक्ल मेरी ही तरह बहुत अच्छे दिल का मालिक है। असली हारून ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी तक परेशान हका बका उनको देख रहा था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्त, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। जहाज़ का हादसा वाकई हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से मैं उस जहाज़ में सफ़र नहीं कर सका। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं कुछ अरसे तक हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद मैं खामोशी से आ गया। कोठी पहुंचा तो तुम्हें देखा और मैं खामोशी से वहां से वापस चला गया। फिर मेरे एक ख़ास आदमी ने कोठी के हालात मुझे बताए और कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, यानी मेरा हम शक्ल कोठी में मौजूद है। चुनाचे मैं सीधा वकील जहांगीर साहब के पास गया और जहांगीर साहब ने इस सिलसिला में काम शुरू कर दिया। हम दोनों हैरान थे कि आखिर तुम हो कौन। हमारा ख्याल था कि तुमने अपने चेहरे पर कोई मेकअप किया है या तुमने सर्जरी कराई है। हम हालात का जायज़ा लेते सोच रहे थे कि तुम्हारे ऊपर हाथ कैसे डालें। हमें यकीन था कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पीछे कोई और है। एक बार तो जहांगीर साहब ने अफजाल साहब का नाम भी लिया। ये जहांगीर ही नहीं, जहांदीदा भी इंसान है। हारून ने मुस्कुरा कर कहा। मैं अब शेषदर था। मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अगर अफजाल साहब रोशनी में भी आ जाएं तो दादा मियाँ की जान को ख़तरा नहीं। आप क्या सोचने लगे जनाब? जहांगीर ने पूछा। बिल्कुल ठीक, अब कोई ख़तरा नहीं, मैं बेख्तियार बोल उठा। कैसा ख़तरा? दादा मियाँ के लिए, मेरा मतलब है अब मैं खुद ही उन्हें तफसील बताऊंगा। मैं भी सूली पर लटक रहा था। जब से मुझे नजमा ने तफसील बताई मैं परेशान था। मैं सोच रहा था कि अफजाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बस खतरा था तो सिर्फ दादा जान का, कि अगर उन्हें असलियत मालूम हुई कि हारून असली मर चुका है तो वो गम से मर जाएंगे। असली हारून मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम बहुत नेक इंसान हो सरदार अली, बल्कि हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हुए कि जिन मरनों से मुझे गुजरना पड़ता तुमने खुद ख़त्म कर दिए। तो फिर आप दादा जान से मिल लीजिए। नहीं सरदार अली, क्या अफजाल को यूं ही छोड़ दिया जाए? जहांगीर ने कहा। फिर मैं क्या करूं? तुम अब वो करो जो हम कहेंगे। ज़रा सी तफरीह रहनी चाहिए। वैसे ये फौजिया या नजमा क्या चीज़ है? एक मजलूम लड़की जिसे अफजाल ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। मैंने उसके बारे में तफसील बताई। तब तो उसे भी सहारा मिलना चाहिए। क्या ये मुमकिन नहीं सरदार अली कि आप उसे अपना लें? हारून ने कहा और मैं परेशान हो गया। ये कैसे मुमकिन है हारून साहब? क्यों मुमकिन नहीं? वो एक शरीफ लड़की है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हारून साहब। आप एक काम करें सरदार अली, अब तक आपकी शराफत अफजाल साहब पर खर्च होती रही, अब इसे हमें सौंप दें। क्या मतलब? मतलब कि जैसा हम कहें आप वैसा करें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए, आपने इस ख़ानदान की बेहतरी के लिए सोचा, अब मेरा भी तो कुछ हक है। आप मेरे हम शक्ल हैं, बोले हमसे ताउन करेंगे। ठीक है हारून साहब। मैंने गर्दन झुका दी और वो दोनों खुश हो गए। वो कई घंटे तक मुझसे बहस करते रहे। फिर चंद ज़रूरी कागजात जहांगीर ने मेरे हवाले किए और उसके बाद मुझे इजाज़त मिल गई। मैं वहाँ से उठ गया, लेकिन मुझे काफ़ी इत्मीनान था। कम अज़ कम मेरे जहन से यह एहसास मिट गया कि मैं किसी मुजरमाना कार्रवाई में हिस्सा बनने जा रहा था। फिर मैं वापस आ गया। रात के खाने के वक्त दादा जान ने कहा कि मैं आप सबको एक इतला देना चाहता हूँ। ज़रूर चाचा जान, क्या हुक्म है? मामू ने कहा। खुदा के फजल से हारून मियाँ जिंदा सलामत हमारे दरमियान वापस आ गए। ये इस तमाम जायदाद के मालिक हैं। आज मैं अपने कंधों से ये बोझ उतार रहा हूँ। जहांगीर ने सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और अब हारून बिला शिरकत इस सारी जायदाद के मालिक हैं। खुदा मुबारक करे, खुदा मुबारक करे। सब ने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी आवाज़ों में खोखलापन था। मुझे यकीन है कि आप लोग हारून से तावन करेंगे। जो जायदाद की निगरानी कर रहे हैं वो फौरी पर तमाम हिसाबात हारून को पेश कर दें, दादा जान ने कहा और गोया लोगों को सांप सूंघ गया। फिर तसद्दुक मामून ने यही जुर्रत की। लेकिन चाचा जान, जो लोग ये इंतज़ाम संभाले हैं सब अपने ही हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? हाँ भाई, हारून नए सिरे से इन सब चीज़ों का जायज़ा लेगा। इन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। दादा जान की आवाज़ बहुत ठोस थी। इसके बाद कोई न बोला।
پھر کھانا شروع ہوا لیکن سب نے بے دلی سے کھانا کھایا. صرف طاہرہ تھی جو بڑے جوش و خروش سے کھانا کھا رہی تھی. پروگرام کے دوسرے دور کا آغاز دوسری صبح کر دیا. میں نے دادا جان سے بات کی تھی. دادا جان میں افضال صاحب کو بھی یہیں لانا چاہتا ہوں. افضال کو کیوں بیٹا؟ بس یہ میری خواہش ہے, اجازت دیجیے. ارے تم بچے نہیں ہو ہارون میاں, اپنا برا بلا خوب سمجھتے ہو. اگر تم لانا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے آپ مطمئن رہیں, کوئی بات نہیں ہوگی. میں ان کے ذمے اہم ذمہ داریاں دینا چاہتا ہوں, بس آپ میرا کھیل دیکھیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, دادا جان نے کہا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر دن 11 بجے افضال صاحب کی طرف گیا. وہ موجود تھے, مجھے دیکھ کر کھل اٹھے. اور سناؤ بھائی کیسے ہیں حالات؟ میں تو آپ کا خادم ہوں افضال صاحب, آپ کی ہدایات پر عمل کر رہا ہوں. یہ ان کاغذات کی نقول ہیں جن کے تحت دادا جان نے مجھے سارے اختیارات دیے ہیں. میں نے ایک فائل افضال صاحب کے سامنے رکھ دی. وہ خوشی سے اچھل پڑے. وہ کاغذات دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا. واہ میرے شیر, تم نے تو سب کو چت کر دیا. خدا کی قسم اتنی زبردست کامیابی کی امید نہیں تھی. اب کیا حکم ہے افضال صاحب؟ بس اب ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک پائی گلوا لو. کاش میں براہ راست ان سے نپٹ سکتا, وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولے. میں نے کہا آپ کوٹھی کب چل رہے ہیں؟ کہاں, مسعود صاحب کے پاس؟ ہاں بھائی. ارے نہیں ہارون بیٹا, وہاں میرا جانا ممکن نہیں. مسعود صاحب مجھے پسند نہیں کرتے. لیکن اب وہ کوٹھی میری ملکیت ہے. ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں. مسعود صاحب کو رام کرنے کی کوشش کرو, وہ اگر اجازت دیں تو پھر. یہ کام میں کر چکا ہوں افضال صاحب, میں نے کہا, اور وہ اچھل پڑے. کیا مطلب؟ دادا جان سے اجازت لے لی ہے, آپ سامان باندھیے. ارے کب, کیسے؟ افضال صاحب خوشی سے دیوانے ہو گئے. بس اب جلدی کیجیے. ارے یار ہارون, تم تو بہت عظیم نکلے. تیاریاں کر لیں, ہم چل رہے ہیں. ابھی نہیں, شام کو. ایک مہمان کی حیثیت سے آؤں گا, ذرا یہاں کا جائزہ لے لوں. تم 5 بجے میرا انتظار کرنا. ٹھیک ہے, بہت بہتر, میں نے جواب دیا. فوزیہ بھی آئے گی میرے ساتھ, افضال صاحب بولے. ٹھیک ہے, اسے ضرور لے کر آئیے. پھر کافی دیر تک میں ان کے ساتھ رہا. جہانگیر کا ذکر بھی آیا لیکن کوئی خطرہ نہیں تھا. افضال صاحب کے خیال کے مطابق میں ان خطرات سے نکل آیا تھا. پھر میں چلا آیا. شام کو لان میں چائے کا اہتمام ہوا. مسعود صاحب بھی موجود تھے, یعنی میرے دادا جان, اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں افضال صاحب فوزیہ کے ساتھ داخل ہوئے. فوزیہ سادہ سے لباس میں بے حد حسین تھی. لوگوں نے انہیں دیکھا اور بل کھا کر رہ گئی. ارے خدا خیر کرے, یہ کہاں سے نازل ہو گیا؟ پھپھی زلیخا نے کہا. یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ میرے مہمان ہیں, ان کا احترام کیا جائے, میں نے طنزیہ لہجے میں کہا, اور سب کے منہ کھلے رہ گئے. مسعود صاحب ذہنی طور پر تیار تھے. سب لوگوں نے رسمی سی ملاقات کی لیکن کسی نے پرتکپاک استقبال نہیں کیا. یہ لڑکی کون ہے افضال؟ مسعود صاحب نے پوچھا. میری بیٹی ہے. لیکن تم نے شادی کب کی؟ آپ لوگوں کی شفقت سے محروم ہو کر زندگی میں سہارا تو تلاش کرنا تھا, لیکن افسوس میرا سہارا ساتھ نہ دے سکا. جیتی رہے, بڑی پیاری بچی ہے, مسعود صاحب نے کہا. آج ہارون میاں نے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا. انہوں نے تو بڑی ذمہ داریاں رکھ دی میرے کاندھوں پر. کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں تمہیں افضال؟ ماموں تصدق طنزیہ لہجے میں بولے. جائیداد, ملوں اور دوسرے کاروبار کا حساب کتاب آپ لوگوں سے لینے کی ذمہ داری. افضال نے لفظ چباتے ہوئے کہا. یہ کیسے ممکن ہے چاچا جان؟ کیا اب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ ماموں تصدق بری طرح بگڑ گئے. یہ معاملات اب ہارون میاں کے ہیں, میں ہر معاملے میں مداخلت چھوڑ چکا ہوں, دادا جان نے کہا. لیکن یہ ہماری توہین ہے. میں ذاتی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کروں گا. افضال صاحب اب یہیں رہیں گے, میں نے کہا. تب پھر ہارون میاں, ہم یہاں نہیں رہیں گے, ہمیں اپنی عزت پیاری ہے. آپ ضرور یہاں سے چلے جائیں, لیکن تمام حساب دینے کے بعد. اس کے بعد آپ قانونی طور پر پابند ہیں, میں نے سختی سے کہا, اور کھلبلی مچ گئی. ان لوگوں کی, اور افضال صاحب فاتحانہ انداز میں مسکرا دیے. دادا جان کا مکمل تعاون مجھے حاصل تھا. دوسرے ہی دن افضال صاحب سامان کے ساتھ یہاں آ گئے. کوٹھی کا حصہ خالی کرا لیا گیا. تمام لوگوں کی بری حالت تھی. کراچی بھی تار بھیج دیا گیا. ہر آدمی کا چہرہ اترا تھا. حویلی میں رات گئے تک نشستیں جاری رہیں. تمام حسابات طلب کیے گئے. کافی گڑبڑ تھی. یہ گڑبڑ دادا جان کے علم میں بھی تھی, لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا. دادا جان سب کو لعنت ملامت کرتے رہے. دادا جان نے نوٹس دے دیا کہ تمام حسابات بالکل درست کیے جائیں, ورنہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور پھر میرے پاس روز آنے لگے. ماموں تصدق, خالو جمال اور پھپھا وغیرہ, یہ سب میرے پاس رحم کی درخواستیں لے کر آئے. سب نے مجھے اپنی اولادوں کے واسطے دیے اور کہا کہ آخر میں ان کا خون ہوں. وہ یہ سب کچھ اب ادا نہیں کر سکتے, وہ سب کچھ کھا پی چکے. بہرحال میں نے ان میں سے چند کو مراد دی, خاص طور سے طاہرہ کے والدین کو. طاہرہ کے والدین کو میں ہر پریشانی سے مستثنی قرار دے دیا, اور اس کی وجہ صرف طاہرہ تھی.
पूरे घर में फौजिया का बाइकाट कर दिया गया। सिर्फ एक ताहिरा थी जो उसके साथ हर वक्त रहती। वो भी शायद मेरी दिली वारदात को समझ चुकी थी। घर में हंगामे थे लेकिन असली शख्स अभी तक पर्दे में था। मैं जहांगीर साहब और हारून की हिदायत पर अमल करता रहा और उसी के मुताबिक काम कर रहा था। कोठी में बड़े पुरलुत्फ वाक़यात हो रहे थे। वक्त गुजर रहा था, लोगों की हालतें ख़राब हो रही थी। बहुत से लोगों को साजो सामान बेचकर पैसे अदा करने पड़ रहे थे। मैंने किसी से कोई रियायत नहीं की। अलबत्ता उन लोगों में से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। शाजिया और तमाम लड़कियां अब मुझसे बददिल हो चुकी थीं। वो बिल्कुल मायूस थीं। उस दिन जहांगीर साहब से मुलाकात हुई। जहांगीर और हारून ने एक और तजवीज़ पेश की। भाई सरदार अली अब एक और काम की बुनियाद रखें और मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द। मैंने पूछा कौन सा काम? अरे भाई तुम्हारी फौजिया यानी नजमा से शादी। क्या मतलब? हाँ, ये शादी से ज़्यादा 1-1.5 हफ्ते तक होनी चाहिए। मगर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने फूले सांस से कहा। हो जाएगा भाई, कल दादा जान से कहना कि कल मैं आ रहा हूँ, जहांगीर साहब ने कहा और हारून हंस पड़ा। अब बोलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्या अर्ज़ करूँ, लेकिन हारून साहब ये कुछ ज़्यादती नहीं? किसके साथ? मेरे और मेरे वालिदैन के साथ। सरदार अली, तुम उनको बाद में समझा देना। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि नजमा को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। उसका मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपनी शादी के बारे में दादा जान को आगाह कर दिया। वो सुनकर पहले तो कुछ एतराज़ करने लगे कि अफजाल की बेटी। जब मैंने ज़िद की तो कहने लगे, अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अल्लाह करे तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ मुयस्सर आएँ। चुनांचे अफजाल साहब से गुफ्तगू करने के बाद दादा जान ने रात के खाने के बाद जब मेरी और फौजिया की शादी का ऐलान किया तो बहुत से चमचे और प्लेटें गिर गईं। बहुत से अफराद ने इस खाने का बाइकाट किया और ये पहला शदीद एहतजाज था। लेकिन दादा जान के अल्फाज बहुत सख्त थे। जिसे मेरे इस फैसले पर एतराज़ हो वो आज रात ये कोठी छोड़ दे। सुबह को मैं इन लोगों का जायज़ा लूँगा जो मुझसे मुत्तफिक हों। इन अल्फाज के साथ मजलिस बर्खास्त हुई। लेकिन दूसरी सुबह सब ही मौजूद थे। अलबत्ता एक वफ्द दादा जान से मिला। उसने स्याह और सफ़ेद बताए, लेकिन दादा जान ने सब मुस्तरद कर दिए। शादी की तैयारियां होने लगीं। इनमें सबसे ज़्यादा खुश ताहिरा थी। उस वक्त वो मेरे पास थी। फौजिया बहुत खूबसूरत लड़की है, मुझे पसंद है, ताहिरा ने कहा। लेकिन ये फ़ैसला आपने किया कब? बस अचानक। सब के मुंह बन गए हैं। आप हारून भाई अपना ख्याल रखें, कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे। अरे तुम बेफिक्र हो ताहिरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय बेचारी नाकाम लड़कियां, सब की बुरी हालत है। हम काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। मैंने दादा जान से कहा कि शादी के बाद एक आम तकरीब कर दी जाए। इस वक्त मामला घर के लोगों तक रहेगा। निकाह के वक्त जहांगीर साहब मौजूद थे। काजी ने रजिस्टर खोला और दूल्हा और दुल्हन का नाम पूछा। दूल्हा का नाम सरदार अली वल्द महमूद अली लिखिए, जहांगीर साहब ने कहा। और नज़दीक बैठे हुए अफजाल साहब कांप कर रह गए। दूसरे लोग भी मुंह फाड़कर देखने लगे। काजी का कलम चल रहा था। दुल्हन का नाम? काजी साहब ने पूछा। नजमा बेगम बिनते वहाब अहमद, जहांगीर ने कहा। और नज़दीक बैठे हुए अफजाल साहब कांप कर रह गए। दूसरे लोग भी मुंह फाड़ कर रह गए। काजी का कलम चल रहा था। दुल्हन का नाम? काजी साहब ने पूछा। नजमा बेगम बिनते वहाब अहमद, जहांगीर साहब ने कहा। जहांगीर, ये क्या बात है? ये किसका नाम है? इस बार दादा जान ने दखल दिया। दूल्हा और दुल्हन का मसूद साहब। जहांगीर यानी वकील साहब बोले। मैं कहता हूँ ये क्या बकवास है। अफजाल साहब ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त 2 मेहमानों ने पिस्तौल निकालकर अफजाल साहब के सीने पर रख दिए। हरकत ना करें अफजाल साहब, हमारा ताल्लुक इंतज़ामिया से है। आपका खेल ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ मेरी कोठी में ये सब कुछ क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है मेरी इजाज़त से हो रहा है दादा जान। बराए करम आप मुदाखलत ना करें। पीछे से एक आवाज़ उभरी और हारून एक खूबसूरत लिबास में अंदर दाखिल हो गया। एक बार फिर लोगों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो कभी मुझे देख रहे थे और कभी उस असली हारून को। दादा जान ने तो सर पकड़ लिया। निकाह पढ़ाएं काजी साहब, हारून बोला, और काजी साहब कार्रवाई करने लगे। हारून मसूद साहब के पास बैठ गया। इंतहाई अजीब हालात में निकाह हो गया और निकाह के खुतबे के बाद हारून उठ खड़ा हुआ। अब इस ड्रामे की थोड़ी सी तफसील बता दूं आप लोगों को। ये कहानी भी आम कहानियों से मुख्तलिफ नहीं। मेरा हमशक्ल दोस्त सरदार अली ही है, एक नेक सीरत इंसान जिसने मेरी बड़ी मदद की। हालांकि वो अफजाल साहब की साजिश का शिकार हुआ था। हारून ने इब्तदा से एक एक बात बतानी शुरू कर दी। लोगों के मुंह हैरत से खुले थे। इस तरह अफजाल साहब को शदीद नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उनके बारे में सारा रिकॉर्ड पुलिस को दे दिया गया और महकमा खुफिया के 2 अफसरान यहाँ मौजूद हैं।
जो अपना फर्ज अंजाम दे चुके हैं। हारून ने इशारा किया। पुलिस के अफसरान ने अफजाल के हाथों में हथकड़ियां डाल दी और दादा जान हारून से लिपटे हुए थे। अरूसी की रात भी अजीब थी। मैं और नजमा अजीब सी कैफियत का शिकार थे। मैंने नजमा से कहा मैं उसे अपने गांव ले जाऊंगा, अपने वालिदैन और बहनों से मिलाऊंगा। नजमा ने फरते मुसरत से आंखें बंद कर लीं। वो कहने लगी मैं अपने अम्मी अब्बू से क्या कहूँगी। मैंने कहा यह जिम्मेदारी भी मैं अदा करूंगा, आप फिक्र ना करें। दूसरी सुबह हालात बदले थे। अफजाल साहब की गिरफ्तारी से सभी खुश थे और फिर अभी तो हारून बाकी था। टूटी हुई उम्मीदें फिर बंध गईं। जंग आलूद खंजर फिर तेज किए जा रहे थे। दूसरे दिन सबसे पहले नजमा के वालिद से मिला। दादा जान और हारून मेरे साथ थे। वहाब अली साहब को पूरी तफसील बताई गई। वो रोने लगे। जो काम मुझे अंजाम देना चाहिए था वो आप लोगों ने दिया। बहरहाल मेरी बेटी इज्जत से चली गई, खुदा का शुक्र है। फिर मैंने चंद रोज के बाद हारून से बात की कि मेरा काम खत्म हो गया। हारून साहब अब मुझे घर जाने की इजाज़त दें, मैंने कहा, और हारून मुझे घूरने लगा। दादा जान से बात कर ली है? मैं तो उनका अदना सा गुलाम हूँ। अरे बस बस गुलाम साहब आ जाइए, हारून ने कहा और मुझे पकड़कर दादा जान के पास ले गया। दादा जान खूब नाराज़ हुए। मैं कहता हूँ ऐसी फजूल बात तुमने सोची क्यों? चंद रोज़ में हम सब तुम्हारी बस्ती चलेंगे और तुम्हारे वालिदैन को यहाँ ले आएंगे। मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों कि तुम मुझसे कभी दूर ना होना। दादा जान की आंखों में आंसू भर आए और मैंने गर्दन झुका दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।